Hello, my dear students. Welcome back to channel with my new video. My name is Zaved from A1 कोचिंग। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्टाफिंग। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हम लोगों ने सीख लिया था। अब आपका जो नया चैप्टर है वो है स्टाफिंग। तो देखो, आप एक चीज़ समझो कि आपने एक प्लान बना लिया। क्या किया आपने? एक भाई प्लान बना लिया कि आप क्या करोगे, एक स्कूल ओपन कर रहे हो, ठीक। फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया कि सारी चीज़ें कहाँ पर क्या होनी है। कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा, साइंस डिपार्टमेंट होगा, आर्ट डिपार्टमेंट होगा, है ना। ये तीन अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। तो इसके कॉमर्स में इतने सेक्शन होंगे, साइंस के इसके इतने सेक्शंस होंगे, ह्यूमैनिटी वालों के इतने सेक्शंस होंगे। तो सबने आपने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब आपने ऑर्गेनाइज में किया कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। कॉमर्स के अलग डिपार्टमेंट है भाई, साइंस का आपका अलग डिपार्टमेंट है, और जो आर्ट्स वाले हैं उनका अलग डिपार्टमेंट है। तीनों के अलग अलग क्या है बेटा, डिपार्टमेंट है। तो अब इनके लिए बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट ढूंढ के लाना, स्टाफिंग करना कि भाई कॉमर्स के टीचर कौन पढ़ाएगा, साइंस के लिए टीचर कौन पढ़ाएगा, आर्ट्स के लिए टीचर कौन आप लोग को पढ़ाएगा। तो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढ के लाना, उस प्लेस पे रखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाफिंग बोलते हैं। क्योंकि भाई प्लान तो बना लिया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अब उस काम को करेगा कौन? करने के लिए तो लोग चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टाफिंग बोलते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? क्लियर है? अब देखो, बुक के हिसाब से स्टाफिंग का मतलब क्या लिखा है। स्टाफिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस। स्टाफिंग का एक प्रोसेस है ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सोनल। पर्सनल मतलब होता है, रिक्वायर्ड पर्सोनल मतलब होता है जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, पर्सनल टू फिल इन वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक प्रोसेस है जिसमें हायर करना और डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल टू फिल अप फाइंड द वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी भी ज़रूरत है तो उसमें बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढ के लाना क्या होता है, स्टाफिंग होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है। तो ये तो होगी बात किसकी, आपके स्टाफिंग की मीनिंग की। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद जो बेटा आपका अगला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ स्टाफिंग, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसको आप लोग क्या कर लो, कट कर लो, ठीक है। इसको आप लोग बेटा कट कर दो, ठीक है। नेचर ऑफ स्टाफिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है बेटा वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। क्या है बेटा? इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग आपका सिलेबस का पार्ट है। तो अब चलो बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है स्टाफिंग की। बेटा सबसे पहले जो पहली इंपॉर्टेंस है वो बेटा ह्यूज इन्वेस्टमेंट। देखो, आप कभी भी कोई भी एम्प्लॉई हायर करते हो तो उसमें क्या होता है, बहुत पैसे खर्चे होते हैं। आप रिक्रूटमेंट करते हो, सिलेक्शन करते हो, भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले सारी चीज़ों को। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एक नया एम्प्लॉय लेके आते हैं हम लोग, तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस होता है। फिलहाल के लिए अपना समझो, जब कभी कोई भी एम्प्लॉय लाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो उस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद अगर वो एम्प्लॉय हमें सही नहीं मिला तो हमारा बिजनेस वहाँ पे लॉस में जा सकता है। बिजनेस में ग्रो होने में दिक्कत हो सकती है। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इस स्टाफ का होना एकदम करेक्ट जगह पर, करेक्ट स्टाफ का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, जब भी एम्प्लॉय होता है लाते हो तो उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप नए एम्प्लॉय लेके आए हो, अगर वो काम सही कर रहा है तो आपका बिजनेस टाइम के साथ क्या होगा बेटा, ग्रो करेगा। क्या करेगा? ग्रो करेगा। अगर लेकिन एम्प्लॉय अच्छा नहीं है तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। नंबर 3, मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब देखो, इस पर डिटेल में इतना नहीं जाना है, हेडिंग सही होनी चाहिए, बाकी अंदर का वर्ड्स आप ओन वर्ड्स में लिख दो, एक एक लाइन, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। नंबर 3 पर है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ एन इंटरप्राइज। देखो, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है स्टाफिंग का। अगर स्टाफ आपका अच्छा है तो वहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, नहीं तो आपको आपको ग्रोथ की जगह डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो पीपल होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अगर अदर एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, मनी एंड मटेरियल बिकम प्रोडक्टिव ओनली विच पीपल यूज देम प्रॉपरली। मतलब आपके दुनिया की सारी चीज़ें हैं, है ना, मशीन हो, सामान हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाला ठीक नहीं है तो बिजनेस आपको कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए प्रॉपर स्टाफ का होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। नंबर 4 पर आता है हॉलिस्टिक अप्रोच। स्टाफ के अंदर हॉलिस्टिक अप्रोच लाना चाहिए। हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब इतना समझ लो इन डिटेल शॉर्ट में
कि एम्प्लॉयज़ ऑफिस को अपने ऑफिस जैसा समझे। अगर वो अपना बिजनेस समझेंगे तो उस तरह से काम करेंगे। तो उनको बिजनेस का अपना समझना भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी इंसान अपने काम कोई दूसरे काम को अपना समझेगा तो वहाँ पर आपको बिजनेस में ग्रो देखने को मिलेगा। तो हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी 4 इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद जो बेटा आपका अगला टॉपिक है इसमें, और 4 ठीक कर लो, इनफ है, 4 से ज़्यादा आपसे पूछने वाला नहीं है, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आपको सिलेबस का पार्ट है नहीं। इसको भी आप लोग जल्दी से फटाफट काट दो, ठीक। इसके बाद जो नीचे है वो है स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टेप्स क्या क्या होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में, तो हम लोग बात करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस में जब स्टाफ किसी को हायर करना होगा तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं बेटा, ठीक है। और ये टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, कोई भी, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, किसी के भी स्टेप्स आएंगे तो सबके क्या है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है, these activities together make the staffing process, therefore they are called elements of staffing process, they are given below। तो जो इसमें स्टाफिंग के प्रोसेस है, सबसे पहला क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखो डिटेल में समझना बहुत बढ़िया है और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो पहला काम है कि आप जो भी काम करने जा रहे हो, आपने प्लान बनाया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके लिए आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करो। मैन पावर प्लानिंग मतलब कितने आदमी आपको चाहिए, कितने आदमी थे, 2 3 4 5, तो कितने आदमी आपको चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो पहले आप डिसाइड करोगे कि कितने आदमी चाहिए, है ना, हाउ मेनी पीपल यू नीड्स, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब आपने डिसाइड कर लिया कि सर हमें एटलीस्ट 10 पीपल्स चाहिए, कितने चाहिए, 10 आदमी चाहिए। तो अगला काम क्या बेटा, रिक्रूटमेंट का। क्या है, रिक्रूटमेंट का। आपने डिसाइड कर लिया कि हमें 10 लोग चाहिए, तो अगले स्टेप में आप लोग क्या करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, ठीक है। क्या करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे। और रिक्रूटमेंट होगा कैसे भाई, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को क्या करना, इन्फॉर्म करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो मेरे कोचिंग में एक कॉमर्स के टीचर की नीड है, तो मैंने बोला भाई जिसने जिसने बीकॉम किया है और वो 25 से 30 साल के बीच में है तो वो आके अप्लाई कर सकता है। तो वो लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पेपर में ऐड देंगे, टीवी पे ऐड देंगे, इंटरनेट पे ऐड देंगे, अलग अलग जगह क्या करेंगे, ऐड देंगे। और जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया क्या, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, कि 10 आदमी चाहिए। फिर हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे उसके लिए कि भैया वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जब 10 के लिए अप्लाई किया, मतलब 10 के लिए जगह निकाली, तो उसमें 10 के लिए एटलीस्ट मान लो 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया। कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया बेटा, 100 लोगों ने, ठीक है। जितने लोग 100 लोग आए, अब इस 100 लोगों में मुझे क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट 10 पीपल्स को चूज करना है, ठीक है। कितने लोगों को, 10 लोगों को चूज करना है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट में 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, उनको चूज करूंगा बेस्ट से बेस्ट पर्सन। तो उसमें क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन का अपना प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसमें से बेस्ट पर्सन जो होगा वो चूज किया जाएगा। फिर सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा, प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसको जॉब लग जाएगी, और जो जिस जगह पर वो बेस्ट सुटेबल होगा, कॉमर्स के लिए हो तो कॉमर्स का टीचर बनाएंगे, साइंस का होगा तो साइंस का टीचर बनाएंगे। अगर कोई बिजनेस के पर्पज से है तो जिस पर्पज से वो प्रोडक्शन सेल्स, जिस जगह वो बेस्ट मैनेजर सेट हो रहा होगा उसको वहाँ पर हम लोग बना देंगे। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं बेटा स्टाफिंग के, पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कितने आदमी चाहिए। फिर दूसरा है बेटा रिक्रूटमेंट, कि हम क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे, लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर थर्ड पार्ट है बेटा इसका सिलेक्शन, उसका प्रोसीजर होगा, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, सारी चीज़ें होगी। और फिर आपका क्या होगा, प्लेसमेंट होगा। आपको बेस्ट से बेस्ट जो जॉब होगी, जिस लायक आप होंगे, जो सुटेबल जॉब होगी, उसको आपको दे दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आई बात, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जब इतना हो जाएगा तो पांचवा पॉइंट है इसमें ओरिएंटेशन, लास्ट पॉइंट है ओरिएंटेशन। अब आपका प्लेसमेंट हो गया, अब आपकी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद आपको क्या कराया जाएगा, फैमिलियर कराया जाएगा। क्या किया जाएगा भैया, फैमिलियर कराया जाएगा। फैमिलियर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, FAMILIAR। इसका मतलब ये हुआ, फैमिली को मतलब जान पहचान कराना, ठीक है। ऑफिस में आप कौन जूनियर है,
कौन आपका सीनियर है, किसको आपको रिपोर्ट करना है, क्या आपका काम है, कैसे काम करना है, ये सारी की सारी चीज़ें ओरिएंटेशन के अंदर आती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि कितने आदमी चाहिए, फिर आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, फिर आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे, फिर आप क्या करोगे, प्लेसमेंट करोगे, और लास्ट में होता है बेटा ओरिएंटेशन। क्या होता है, ओरिएंटेशन। तो ये आई एम सॉरी, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ये 5 पार्ट होते हैं स्टेप्स के स्टाफिंग के, हमेशा के लिए याद कर लो ताकि आपको कोई भी तरह की दिक्कत देखने को ना मिले, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना भाई, ठीक। अब जो अगला टॉपिक है बेटा वो है आपका मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका, मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट का मतलब तो अभी बताया था, फिर से बता देता हूँ कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वैकेंसी है, क्या है बेटा, कोई भी वैकेंसी है, तो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट ढूंढना, और बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट ढूंढने के लिए क्या करना, लोगों को इन्फॉर्म करना। क्या करना, इन्फॉर्म करना। अब इन्फॉर्म करने का मतलब कैसे करोगे भाई, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो कि भाई इस जगह पर यहाँ पर इस एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। आप इंटरनेट पे दे सकते हो, आप कहीं पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से बस लोगों को इन्फॉर्म करना है, सर्कुलर जारी करना है कि वैकेंसी निकली है। और वैकेंसी में जब निकलेगी तो उसमें आप क्या बताओगे, जो जो रिक्वायरमेंट होगी, जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसको अगर आप लोग फुलफिल करते हो तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब भाई बोला गया 25 साल से 30 साल वाले, अब कोई 40 साल का पर्सन है वो फुलफिल नहीं करता, वो अप्लाई कर रहा है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट बोले तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जो भी एम्प्लॉयज़ जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, इसको बोलते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। क्लियर हो रही बात, समझ में आ गई, ठीक है। अगला टॉपिक है बेटा इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या है, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बेटा आपका इंटरनल सोर्सेस। हाँ तो देखो दो तरह के सोर्सेस होते हैं, जिसमें पहला सोर्सेस है वो है इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। पहला है इंटरनल सोर्सेस और जो दूसरा है वो क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेस। मतलब रिक्रूटमेंट, अगर कोई नया एम्प्लॉय आपको लेके आना है तो उसको लाने के दो तरीके हैं, या तो इंटरनल है या तो एक्सटर्नल है। अगर हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल का मतलब क्या है, तो देखो ध्यान से समझना। मान लो कि अभी मान लो मुझे अपनी कोचिंग में एक टीचर की ज़रूरत है, इसकी टीचर की ज़रूरत है, और कौन से सब्जेक्ट की, मान लो मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है किस क्लास के लिए, 11th एंड 12th क्लास के लिए मुझे मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है। अब टीचर लाने का मेरे पास दो तरीका है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल, ठीक। अब देखो तो अब लाने का दो तरीके, क्या हुआ, कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं। तो हमसे कुछ हो गया, हम तो सांस भी नहीं खींच रहे हैं। हाँ तो बेटा दो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, जिसमें पहला जो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है इंटरनल सोर्सेस, और दूसरा कौन सा बेटा, एक्सटर्नल। तो फर्स्ट हमारा इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। तो रिक्रूटमेंट दो तरीके से होता है, अगर आपको कोई नया एम्प्लॉय चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो दो तरीके हैं, पहला तो इंटरनल है, दूसरा एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो इंटरनल का मतलब होता है कि मान लो जब हमारे पास जो पहले से ही एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनको ही हम क्या करते हैं, उनका प्रमोशन कर दें, उनका ट्रांसफ़र कर दें। मतलब जैसे मान लो मुझे अपनी कोचिंग में एक मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है, किस क्लास के लिए, 11th एंड 12th क्लास के लिए मुझे मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है। किसके लिए, 11th और 12th क्लास के लिए मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है, ठीक है। अब जो 9th में और 10th में ऑलरेडी एक टीचर पढ़ाते हैं,
11th एंड 12th में भी एक टीचर पढ़ाते थे। 9-10 के टीचर जो थे अलग थे, 11th टीचर के टीचर अलग है। 9-10 की जो टीचर है उनका नाम है अमित, ठीक है। और जो दो 11th एंड 12th के टीचर उनका नाम था मान लो अमन। अब जो अमन सर थे जो 11th एंड 12th पढ़ाते थे, वो क्या हुआ, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो चले गए। तो अब मुझे 11th एंड 12th के मैथ्स की टीचर की ज़रूरत है। तो अब मेरे पास दो रास्ता है बेटा। पहला रास्ता तो ये है कि मैं अमित सर से ही 11th एंड 12th पढ़ा लूँ, ठीक है, ये कैपेबल है, ये बोल रहे हैं कि हम 11th 12th भी आराम से पढ़ा लेंगे। तो पहला रास्ता तो ये है कि अमित सर से ही मैं 9th एंड 10th में जो पढ़ाते हैं उन्हीं से मैं 11th एंड 12th भी पढ़वा लूँ। और दूसरा रास्ता ये है कि मैं बाहर से लेके आऊँ, ठीक है। तो अगर मैं इनसे ही, अमित सर से ही 9th एंड 10th जो पढ़ाते हैं उन्हीं से 11th एंड 12th पढ़वा लूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल सोर्सेस। मतलब जो मेरे पास पहले से थे उन्हीं से मैंने काम चला लिया, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्सेस। दूसरा है एक्सटर्नल, यहीं पे बता देता हूँ। अगर मैं इनसे ना पढ़वा के बाहर से लेके आऊँ, एडवर्टीजमेंट कराऊँ, पेपर में ऐड दूँ कि भाई मुझे टीचर की ज़रूरत है, आप लोग आके इंटरव्यू दीजिए, तो अब जो लोग बाहर से आएंगे वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सोर्सेस। समझ में आ रही बात। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस से मतलब समझे, जो आपके पास पहले से ही है उनको ही प्रमोट कर दिया आपने, वो क्या हो जाता है, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर है। तो क्या लिखा है, these refer to person already employed in the organization। मतलब जो पर्सन ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरनल सोर्सेस। क्लियर है, आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखो इंटरनल सोर्सेस में कितने तरीके से होता है। इंटरनल जो होता है बेटा आपका दो सोर्सेस हैं, जिसमें आपका सबसे पहले है प्रमोशन, क्या है, प्रमोशन है, और दूसरा है ट्रांसफ़र, ठीक है। पहला वाला जो है बेटा प्रमोशन है, दूसरा वाला है ट्रांसफ़र। तो ये प्रमोशन क्या होता है और ट्रांसफ़र क्या होता है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन का मतलब ये है कि भाई जो आपके यहाँ पहले से क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो उनका आपने प्रमोशन कर दिया। जो 9-10 पढ़ाते थे आपने उनसे 11-12 पढ़ा लिया। जो पहले एसआई थे, सब इंस्पेक्टर थे, आपने उनको इंस्पेक्टर बना दिया। मतलब उन्हीं का ही जो पहले से आपके जॉब कर रहे हैं और उनके आपने उनका क्या कर दिया, प्रमोशन कर दिया। एक तरीका ये है रिक्रूटमेंट का। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई ट्रांसफ़र कर दिया। मान लो दो ब्रांच है आपकी, एक आपकी इलाहाबाद में करेली में है, एक एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं करेली, और एक है आपका सिविल लाइंस। तो आपकी दो जगह ब्रांचेस चलती है। अब मान लो करेली में जो है पढ़ा रहा था एक टीचर, अब सिविल लाइंस में टीचर की ज़रूरत थी, तो आपने करेली वाले को ही सिविल लाइंस में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। भाई आपने टाइम मैनेज करके उनसे ही काम चला लिया, या उनको परमानेंट सिविल लाइंस में भेज दिया, करेली में आप किसी और से काम चला लिए। तो दूसरा तरीका ये है। तो इंटरनल सोर्सेज में दो तरीके आते हैं कि आप प्रमोशन कर दो या ट्रांसफ़र करके भी आप काम चला सकते हो। ये दो तरीके से क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है इंटरनल सोर्सेज में, ठीक है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह आपके सिलेबस का पार्ट इसमें नहीं है। उसके बाद जो एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं रिक्रूटमेंट के, उसकी हम लोग बात करते हैं ऑन डिटेल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से समझना है। तो एक्सटर्नल सोर्सेस में कई तरह से होते हैं, जिसमें सबसे पहला है बेटा वो है आपका एडवर्टीजमेंट। क्या है, एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट कर दो। आप एडवर्टीजमेंट करोगे, लोग टीवी पे ऐड देखेंगे या पेपर में ऐड देखेंगे, रेडियो में ऐड सुनेंगे, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग क्या करेंगे, जॉब के लिए इंटरव्यू देने, जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, जो भी फॉर्म भरना है वो उसके लिए अप्लाई करेंगे। नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब होता है कि मान लो आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हो, एक पर्सन है जो किसी अलग फील्ड में काम करता है, एक दूसरा पर्सन है जो किसी अदर पर्टिकुलर फील्ड में काम करता है, लेकिन इसका मन जो है यहाँ नहीं लग रहा, इसका मन यहाँ नहीं लग रहा। ये इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है और ये इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, तो दोनों लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन दे देंगे। इन केस कभी अगर कोई वैकेंसी आएगी तो इनको इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इनको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नंबर 3 पे है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैंपस रिक्रूटमेंट। मतलब आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी ना। 3 इडियट मूवी में जैसे होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और लोगों का जो कैंपस, जो कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, उनका सिलेक्शन होता है। तो उसी तरह आप लोग भी जब कॉलेज में पढ़ोगे तो जब आपका लास्ट ईयर रहेगा, तो लास्ट ईयर में क्या होगा, कंपनियां आएंगी
और जिनका रिक्रूटमेंट उनका इंटरव्यू वगैरह होगा, जो अच्छा इंटरव्यू देंगे तो कंपनी डायरेक्ट वहीं से ही उनको सिलेक्ट करके लेके जाती है। ये भी एक्सटर्नल में आता है, ठीक। उसके बाद जो बेटा आपका फोर्थ वाला है, फोर्थ पॉइंट है, वो है प्लेसमेंट एजेंसी। क्या है? प्लेसमेंट एजेंसी। अब बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनके पास खुद का टाइम नहीं है, तो उन्होंने एक अलग से जो एजेंसीज है उनसे बोल दिया कि भैया मुझे इस फील्ड के लिए पर्टिकुलर मैनेजर चाहिए, तो आप लोग मेरी हेल्प करिए। उसके बदले में एक प्लेसमेंट एजेंसियाँ करती हैं, सर्विस चार्जेस लेती हैं और बेहतरीन से बेहतरीन एम्प्लॉय ढूंढ के कंपनी को प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। नंबर 5 पर है कैजुअल कॉलर। क्या है भाई? कैजुअल कॉलर। अब ये कैजुअल कॉलर में क्या है? कैजुअल कॉलर का मतलब होता है कि मान लो आप किसी कंपनी में गए और आपने मैनेजर के लिए अप्लाई किया, आपने स्कूल में गए टीचर के लिए अप्लाई किया, लेकिन उस टाइम आप उस स्कूल में, उस कंपनी में वैकेंसी नहीं थी, लेकिन उनको आपका रिज्यूम बहुत पसंद आया। क्या हुआ? उनको आपका रिज्यूम बहुत पसंद आया, तो उन्होंने क्या किया, आपके रिज्यूम को सबमिट कर लिया। कैजुअल कॉलर में आपके रिज्यूम को सबमिट कर लिया, और सबमिट करने के बाद इन केस जब फ्यूचर में वैकेंसी आई, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो उन्होंने आपको वापस से कॉल किया कि भाई आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जॉब कर सकते हैं हमारी कंपनी में आके। तो ये क्या होता है? कैजुअल कॉलर। मतलब उस टाइम तो वैकेंसी नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको कॉल करके बुलाया, उसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल कॉलर, ठीक है। नंबर 6 पर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो एकदम सिंपल है भाई, जो डायरेक्ट में क्या होता है, ना कोई इंटरव्यू ना कुछ, जो आपकी ग्रुप डी की जॉब्स होती हैं, स्वीपर्स की हो गई, है ना, और मतलब इस तरह के जो भी काम है, सफाई वगैरह वाले, है ना, कुक की हो गई, तो उन सारी चीज़ों में क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जो ऐसा लेबर वर्कर की होती है। अब लेबर में कोई इंटरव्यू थोड़ी ना होता है, तो उस तरह में हो जाता है। 7 पे है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज। अब देखो, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, कौन है बेटा? आपका फ्रेंड है, और किसी कंपनी में वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, और उसने आपका नाम रिकमेंड कर दिया कंपनी में, कभी वैकेंसी आई तो आपका नाम रिकमेंड कर दिया कि भाई हमारा एक फ्रेंड है और जॉब करना चाहता है, तो उसने आपकी जॉब नाम को रिकमेंड कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकमेंड ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय। समझ में आ रहा? तो इस तरह से भी जॉब लग जाती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हैं जिससे जॉब नए लोगों को हायर किया जाता है। उसके नीचे भी है 1-2, बट आप 7 पॉइंट बता दिया, 5 भी आप लोगों के लिए इनफ है, इस तरह देखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? ठीक है। इसके बाद जो बेटा आपका अगला टॉपिक है वो है एडवांटेज, जो कि ये भी आपका पार्ट नहीं है, तो उसको आप लोग कट कर लो, ठीक। उसके बाद है मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। क्या है? मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, और ये पेपर में आएगा। देखो सिलेक्शन तो ठीक है, पहले सिलेक्शन का मतलब समझ लो। देखो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब होता है कि रिक्रूटमेंट में क्या होता था, रिक्रूटमेंट में मान लो आपके कॉलेज में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 मैनेजर की ज़रूरत है या 10 वर्कर की ज़रूरत है, 10 नौकरियाँ आई थी, जिसमें 10 में 100 लोगों ने अप्लाई किया, 100 लोगों ने जॉब के लिए भैया अप्लाई किया। अब 100 में 10 लोग को ही तो सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, एक सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है। क्या होता है? सिलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है ना। तो अब जो 100 लोग में, 100 लोगों में जो 10 बेस्ट पर्सन है, कौन है? बेस्ट पर्सन है, जो अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ढूंढ के निकालना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए रखना, वही क्या होता है बेटा? सिलेक्शन होता है। वही क्या होता है? सिलेक्शन होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो मतलब बेस्ट से बेस्ट, जो रिक्रूटमेंट में जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से बेस्ट पर्सन को हायर करना सिलेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन बनता है, सिलेक्शन इज अ निगेटिव प्रोसेस वाइल। क्या क्वेश्चन बनता है? सिलेक्शन इज अ निगेटिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? सिलेक्शन निगेटिव प्रोसेस है। वाई बताओ। तो याद रखना, सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन में हमें बहुत से लोगों को हटाना पड़ता है। रिक्रूटमेंट में 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया, जितने चाहो उतने लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन सिलेक्शन में हम लोगों को छांटते हैं, अलग करते हैं। इसलिए क्या होता है, 100 में 10 लोग रहे, इसीलिए सिलेक्शन को हम लोग निगेटिव प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें लोग कट किए जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें? ठीक है सर। अगला टॉपिक है बेटा
रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस, तो बच्चों वाली चीज़ें आप लोग समझ चुके हो, इसमें से कोई भी 5 डिफरेंस याद कर लेना, वो आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन आपका सिलेबस का पार्ट है नहीं, इसको भी आप लोग कट कर दो जल्दी से, ठीक है। और अब स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसीजर, अगला टॉपिक है स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो अब जल्दी से देखते हैं स्टेप्स क्या क्या होते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। तो अब देखो जल्दी से फटाफट, इसमें आपको मैं डायरेक्टली बताता हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें खाली स्टेप वाइज लाइन याद कर लेना, बाकी अंदर का काम आप बना के भी लिख दोगे, काम आपका हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम रहता है तो ये डायग्राम इस तरह से या अपने हिसाब से भी एक इस तरह का चार्ट बना दोगे, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस और अच्छे मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो एक सिलेक्शन प्रोसीजर में उस तरीका क्या था, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, रिक्रूटमेंट निकला, आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, तो सबसे पहले उसमें होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या होता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। भाई हमने बोला था कि 30 साल तक के लोग आएंगे, 25 से 30 साल के। मैंने बोला था जो बीकॉम करे होंगे वही टीचर अप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो 40 साल के थे, बहुत से ऐसे थे जिन्होंने 12 पास थे, लेकिन उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रीलिमिनरी इंटरव्यू या फिर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, कि भाई जो लोग अनसुटेबल कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बिना वजह बात के फॉर्म को भर दिया है, उनको क्या किया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू करते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक। उसके बाद जो अगला प्रोसीजर होता है बेटा, वो होता है एप्लीकेशन ब्लैंक। क्या होता है? एप्लीकेशन ब्लैंक। इसमें क्या होता है, अब जो अनसुटेबल कैंडिडेट थे उनको हटा दिया, अब उसके बाद जो भी एप्लीकेशन ब्लैंक में जो सुटेबल कैंडिडेट थे, उनसे उनके हाइट, वेट, उनका एड्रेस, सारी चीज़ें, नेम, सब चीज़ें उसमें भरवा ली गई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एप्लीकेशन ब्लैंक। उसके बाद अगला स्टेप होता है सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट और सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट में सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। अब रिटन टेस्ट में जो होता है, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, अचीवमेंट और ट्रेस टेस्ट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी वैकेंसी होती है तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। स्किल और डाइवर्सिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। तो रिटन एग्जाम होगा जिसमें अलग अलग तरह के टेस्ट आएंगे, वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट। अलग अलग तरह के होते हैं। अब ये टेस्ट के यार आप लोग का काम है, एक एक लाइन इसमें पढ़ लेना, कोई भी एक दो टेस्ट पढ़ लेना, एक दो तो नहीं, 3-4 टेस्ट पढ़ लेना, जिससे आपका काम हो जाए, ठीक। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पढ़ना नहीं है। अगला स्टेप होता है जब सिलेक्शन टेस्ट हो गया, ठीक, आपने सिलेक्शन टेस्ट दे दिया, सबसे पहले आपने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करी, फिर आप लोगों ने एप्लीकेशन ब्लैंक भरवाया, फिर सिलेक्शन टेस्ट हुआ जिसमें रिटन एग्जाम हुआ। अब जो जो लोग रिटन एग्जाम में पास हो गए उनका क्या होगा, सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। क्या होगा? सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। मतलब आप रिटन एग्जाम में पास हो गए, तो अब आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा और आपसे इंटरव्यू वगैरह में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जब आप इंटरव्यू दे लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगला स्टेप होता है बेटा उसमें, भाई आपने इंटरव्यू दे लिया, सारी चीज़ें हो गई अच्छे से, तो अब आपका होगा मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या होगा? मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल मतलब मेडिकल चेकअप होगा कि आप मेडिकली फिट हो कि नहीं फिट हो। फिजिकल एग्जाम, अगर पुलिस वगैरह में जा रहे हो, मिलिट्री में जा रहे हो, तो उसमें रनिंग हो गया, हाई जंप, लो जंप, इस तरह के एग्जाम होंगे जिसको कि आपके चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। छठा स्टेप होता है चेकिंग रेफरेंसेज और बैकग्राउंड। चेकिंग रेफरेंसेज और बैकग्राउंड का मतलब होता है कि अगर इतनी सारी चीज़ें हो गई तो आपको देखा जाएगा बैकग्राउंड कैसा है, कहीं आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं आते हो, सारी चीज़ें मतलब ठीक है, आपके आस पड़ोस वालों से पता लगाया जाएगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है। उसके बाद आपका क्या होगा, अगर सब कुछ ठीक निकला तो फाइनल अप्रूवल कर दिया जाएगा, जिसमें आपको जॉब ऑफर की जाएगी, और जो पोजीशन आपको मिलनी होगी, जिसमें आप फिट बैठ रहे होंगे, वो जॉब आपको दे दी जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अप्रूवल या फिर जॉब ऑफर। समझ में आई बात? तो सबसे पहला पॉइंट जो था बेटा, उसमें अगर हम लोग लिखें यहाँ पे ऐसे ही, तो पहला पॉइंट क्या था, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। क्या था? याद रखना इसको, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो था बेटा वो क्या था, आपका एप्लीकेशन ब्लैंक भराया गया। क्या करा गया? एप्लीकेशन ब्लैंक।
एप्लीकेशन जब ब्लैंक आप लोगों ने भर दिया तो फिर क्या हुआ, आपका सिलेक्शन टेस्ट हुआ। क्या हुआ, सिलेक्शन टेस्ट हुआ। उसमें कई तरह के टेस्ट हुए आपके। जब आपने सिलेक्शन टेस्ट दे लिया तो अगला स्टेप क्या हुआ बेटा, आपका सिलेक्शन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू हुआ। ठीक है, क्या हुआ, फेस टू फेस जिसमें इंटरेक्शन हुआ। इंटरव्यू बेटा जब आप लोगों ने दे लिया तो इंटरव्यू देने के बाद क्या हुआ, आपका मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ। क्या हुआ, मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ। फिर मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन में भी आप लोग पास हो गए तो क्या किया गया, आपका चेक किया गया, चेकिंग बैकग्राउंड। क्या किया गया भाई, चेकिंग बैकग्राउंड, भाई आप बैकग्राउंड आपका कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई और बैकग्राउंड सही रहा तो आपको क्या हो गया, जॉब ऑफर हो गई, फाइनल अप्रूवल हो गया। ये 7 स्टेप्स है, आप इसको ऊपर नीचे करके नहीं लिख सकते हो। आपको ये सारे के सारे पॉइंट लाइन टू लाइन ही लिख के आने पड़ेंगे। अगर इसमें आपने ऊपर नीचे किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। याद रखना, लाइन टू लाइन ही लिख के आना है। क्लियर हुआ ये बात, हाँ कि ना। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो है हमारा मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। क्या है, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है हमारा मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब तो हर आदमी जानता है, जब कभी भी आप जॉब करने जाओगे तो डायरेक्ट तो काम करने नहीं लगोगे। जाहिर सी बात, उसमें आपको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, काम को कैसे करना है। तो काम करने से पहले जो चीज़ें नॉलेज प्रोवाइड की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। तो क्या लिखा है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस। क्या है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द जॉब नॉलेज। ट्रेनिंग क्या बेटा, एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्रूव किया जाता है क्या, जॉब नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ की स्किल को, सो एज टू एनेबल देम टू परफॉर्म वेल, ताकि वो क्या कर सके, परफॉर्म वेल कर सके, अच्छी तरह से काम कर सके जो भी एम्प्लॉयज़ आपने हायर किए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। अब इसके बाद जो आखिर आपके टॉपिक है, आधे से ज़्यादा तो आपको कटा हुआ है। ठीक है, तो कट लगा लो, मैं बता देता हूँ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपका सिलेबस का पार्ट है नहीं। ठीक है सर, उसके बाद जो है आपका ये नीड फॉर ट्रेनिंग, जो ये है आपका, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस पर भी आप लोग क्या करो, जल्दी से फटाफट कट लगाओ। ट्रेनिंग डेवलपमेंट है नहीं, नीड फॉर ट्रेनिंग है नहीं। इसका जब देखते होगे तो बड़ा अच्छा लगता होगा ना कि ये कट गया है। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आपको सिलेबस में है, बस इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी कट करो। लास्ट टॉपिक जो है आपका, अच्छा ये भी आपका सिलेबस नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कटी हुई है। अब जो इसमें आपका है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ये नीचे वाला है ना, ये आपके सिलेबस में है। जितने तरह की टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है इसमें देख लो, इसको अच्छे समझ लो, ये पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब देखो कोई भी नया पर्सन है, जैसे मान लो आपका ये पर्सन है, ठीक है, जिसका नाम इसके बाल हम लोग बना देते हैं, ये भोलू। अब भोलू को किसी कंपनी में लाया गया है, मिस्टर भोलू को। तो अब जब ये जॉब करने जाएगा, किसी भी जानता तो है नहीं, तब क्या करोगे, जान पहचान कराओगे उसके सबऑर्डिनेट्स से, उसके जो जूनियर्स हैं, उसके जो सीनियर्स से, उसको क्या काम करना है, कहाँ जाना है, हर चीज़ से क्या कराना, इंट्रैक्शन कराना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसको हम लोग ओरिएंटेशन को हम लोग इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सीक्स टू एडजस्ट न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉइज टू द वर्क इन्वायरमेंट, ताकि वो वर्क इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके। ठीक, नंबर 2 जॉब ट्रेनिंग। जिस जॉब के लिए उसको रखा गया है वो काम भी तो सिखाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब ट्रेनिंग। तो जॉब के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉब ट्रेनिंग। तो इन रिफर टू द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड विद अ व्यू टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, ताकि जॉब में परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव कर सके, उसकी भी ट्रेनिंग उसको दी जाती है। ठीक, अगला टॉपिक है सेफ्टी ट्रेनिंग। कौन सा भाई, सेफ्टी ट्रेनिंग। अब सेफ्टी ट्रेनिंग में क्या होता है भाई, आप एक एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको सेफ्टी की ट्रेनिंग दी, आपको बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाना है, जो भी आप काम कर रहे हो रिस्की काम है तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है ताकि आपको रिस्क फ्री रहो आप, तो ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 4 प्रमोशनल ट्रेनिंग। प्रमोशनल ट्रेनिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज टू एनेबल देम टू परफॉर्म हायर लेवल जॉब। प्रमोशनल मतलब प्रमोशन के पर्पज से, भाई अभी मान लो आप एग्जीक्यूटिव हो, कल को आप मैनेजर बनोगे, तो उस मैनेजर की जॉब के लिए उस मैनेजर की जॉब के लिए क्या हो,
आप पहले से रेडी रहो भाई, आपको फ्यूचर में काम करने नहीं आता है, समझ में आ रही बात, तो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या रहो, आप रेडी रहो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोशनल ट्रेनिंग। मान लो आपको कल को मैनेजर बनना है बड़ा, और आपको वो काम आता ही नहीं है, तो धीरे धीरे आपको वो काम सिखाया जाता है प्रमोशनल ट्रेनिंग में, ताकि कल को आपको जब सीनियर मैनेजर की पोस्ट दी जाए तो वो काम आपको पहले से आता हो। ठीक है, आगे है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। क्या है रिफ्रेशर ट्रेनिंग? ये क्या होता है? व्हेन एग्जिस्टिंग टेक्निक बिकम ऑब्सोलेट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द बेटर टेक्निक। रिफ्रेशर ट्रेनिंग का मतलब होता है, मान लो पहले कोई तरीका था काम करने का जो अब ऑब्सोलेट हो गई। ऑब्सोलेट मतलब पुरानी हो गई है, अब यूज़ में नहीं है। कोई नई मशीन आई है बिजनेस में, कोई नया तरीका आया है, तो उसके लिए क्या करी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी ना। पहले आप लोग वाइट बोर्ड पर पढ़ते थे, अब आपके लोग के लिए डिजिटल बोर्ड आ गया। तो डिजिटल बोर्ड में टीचर पहले दिन तो पढ़ाना सीख नहीं जाएगा, उसको यूज़ करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रेशर ट्रेनिंग। समझ में आ रही बात? और लास्ट है रिमिडाइल ट्रेनिंग। रिमिडाइल ट्रेनिंग कभी कभी 2 नंबर में ऐसे भी आ जाता है। तो रिमिडाइल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ जॉब कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो कभी कभी उनसे कुछ मिस्टेक हो जाती है और वो काम सही से नहीं कर पाते हैं, तो उनकी उस मिस्टेक्स को करेक्ट करना, उनकी उस काम को करेक्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमिडाइल ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? रिमिडाइल ट्रेनिंग। तो सच ट्रेनिंग इज डिजाइन टू करेक्ट द मिस्टेक्स एंड शॉर्टकमिंग इन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। भाई इतना ही लिख लेना, आपका काम हो जाएगा। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीट। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो स्टाफिंग चैप्टर है कंप्लीट। हम लोगों ने प्लानिंग भी कर लिया, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, हम लोग ने स्टाफिंग भी कर लिया। बचा डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। तो आज ही मैं मौका देखकर टाइम निकाल कर डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग में अपलोड कर दे रहा हूँ, वो भी आपका अपलोड हो जाएगा। मार्केटिंग में कंज्यूमर प्रोडक्शन बचेगा, वो आपको कल कर दूंगा। कॉमर्स का टॉपिक कल कंप्लीट करके परसों से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए परेशान थे कि इस बार क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।